एवरीवन, मैं निगार। आज हम लोग क्लास 7 में सिविक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 6। तो बच्चों, चैप्टर 6 का क्या नाम है? संचार माध्यमों को समझना। ये चैप्टर 6 का नाम है। तो चैप्टर 6 में हम लोग संचार माध्यमों को समझने के बारे में पढ़ेंगे कि संचार किन किन माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये चित्र के माध्यम से बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। बहुत सारे अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के तरीके से, यानी नेट के माध्यम से, मोबाइल से हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। तो उन्हीं के बारे में, संचारों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? ये आप लोग अगर टेलीविज़न देखते हैं अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का फेवरेट सीरियल कौन सा है या फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, तो अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं यदि आप, तो क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? यानी आप नेट अगर चलाते हैं तो नेट में आप क्या चलाते हैं? सबसे मज़ेदार आपको नेट पे काम करना क्या लगता है? तो टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? जो सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या चीज़ है? वो है मीडिया। यानी मीडिया के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के दूर दूर देशों से, विदेशों के समाचार मिलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, यानी मीडिया कैसे काम करती है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार के माध्यम से सीखी हो? देखिए बच्चों, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर के टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य होता है, यानी इसका अर्थ होता है कि उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीडिया का क्या अर्थ है। ठीक है, छोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मीडिया यानी मीडियम, यानी मीडिया जो है वो मीडियम से बना है, यानी मीडियम का अर्थ है मध्यम, बीच में। ठीक है, मीडिया का मतलब ये हुआ कि अपनी विचार को आदान प्रदान करना, अपने विचार दूसरे के सामने रखना। मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है। यानी चाहे वो देश के हो चाहे विदेश के हो, सभी तक मीडिया के माध्यम से सूचनाएं पहुंच जाती हैं। इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। तो क्या हुआ, मास मीडिया किसे कहते हैं या जन संचार माध्यम किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आता है। तो लाखों लोगों तक, देश विदेश के जन समूह तक ये संचार माध्यम होते हैं। यानी संचार माध्यम से देश विदेश के को सूचनाएं मिलती हैं, आदान प्रदान होता है, इनकी जो कुछ भी इनके संदेश होते हैं वो दूसरे देशों तक पहुंचाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है, बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। यानी यदि टेलीविज़न नहीं है तो हम अपने जीवन की सही तरीके से कल्पना नहीं कर सकते हैं। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं।
ठीक है। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी इसमें जो सूचनाएं हैं वो बहुत दूर दूर तक पहुंचाई जाती हैं। इसके कारण हम संचार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टीवी खोलते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को, फिल्मों को, सीरियल को आसानी से देख पाते हैं। टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। ठीक है। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्र या तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। तो क्या है बच्चों, यदि टेलीविज़न में हम जो भी न्यूज़ देखते हैं वो कितना देखते हैं, बहुत दूर दूर तक के न्यूज़ आते हैं ना समाचार पत्रों में, देश विदेश के, तो घर बैठे देश विदेश की जानकारी मिल जाती है। तो ये तो दुनिया की बहुत बड़ी तकनीक है ना, बहुत अच्छी पहुंच है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम और धन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जहां टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, ज़रा टीवी और स्टूडियो के बारे में यदि सोचा जाए तो जहां पर समाचार वाचक बैठता है, इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मूल्य की होती हैं, है ना, इनका मूल्य अधिक होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायता करते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। यानी कम से कम यदि तकनीकी जुटाई जाती है फिर भी धन की अधिक खर्च होता है, धन भी अधिक खर्च होते हैं। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। ठीक है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे हमें अधिक प्रॉफिट होगी। तो विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, क्या हुआ कि एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं वो विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का होता है। जैसे कार है, चॉकलेट है, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, ये सारे जो ऐड दिए जाते हैं, तो इन ऐड से क्या होता है, जो नागरिक देखते हैं कुछ पसंद आता है तो वो क्या होता है, वो जाते हैं मार्केट में लेते हैं तो उनकी बिक्री होती है। इस प्रकार उस कंपनी का, उस कपड़े का या उस चॉकलेट का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न का कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बार बार ऐड आता है ना, ऐड देता है बार बार, आप लोग देखते होंगे। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, आपके जो पसंदीदा सीरियल होते हैं उनके बीच में जब ऐड आता है तो आपको कभी कभी झल्लाहट आती है, गुस्सा आता है कि बार बार ऐड आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी बार बार ओवर के बाद क्या होता है, विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः जो बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे देख चुके हैं। विज्ञापनों की बार बार आकृतियां जो आपके सामने आती हैं वो इस आशा से की जाती हैं कि आप बाहर जाकर विज्ञप्ति
वस्तु खरीदेंगे, यानी वो चीज आपको शायद पसंद आ जाए और आप उस चीज को खरीदें। संचार माध्यम और लोकतंत्र, देखिएगा बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो संचार माध्यमों की जो भूमिका है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो समाचार देने के लिए, यानी कि सूचनाओं को एक दूसरे के सामने रखने के लिए, है ना। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं, यानी जब हम कोई सूचना संचार के माध्यम से करते हैं तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे नागरिकों को जानकारी होती रहती है उसके बारे में। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र देकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके या हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार के पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। यानी सरकार को आग्रह करके सरकार द्वारा क्या है कि वो क्या कर सकते हैं, संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके भी सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, या फिर हस्ताक्षर अभियान द्वारा वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये बहुत ही जरूरी है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। और अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के 2 अलग अलग रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य होता है। जो हमने अभी आपको बताया कि हम अपनी बात को सरकार तक कैसे रख सकते हैं, तो अभियान चलाकर, हस्ताक्षर अभियान द्वारा, या फिर मंत्रियों को पत्र लिखकर, बहुत तरीकों से धरना प्रदर्शन द्वारा हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके जैसे इसमें दिया हुआ है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रोका गया। तो इस तरह से ये प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के उनके विरोध में, या फिर जो लोग चक्का जाम कर देते हैं, क्या यातायात को रोका गया, क्यों रोका गया, इन सब को रोकने के का कारण क्या है, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। क्यों रोका? सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगाने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, लेकिन विरोधियों को काफी समय से ये पता था कि इनकी इकाइयां गैर कानूनी है। तो इन इकाइयों को बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा कि हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे, यानी हमारा जो शहर है वो प्रदूषण से बच जाए। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। ये विरोध किया उन्होंने, जो लोग मतलब कि ये विरोध कर रहे थे, उन्होंने ये जताया कि यदि हम प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटा दें तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों और कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अपने विरोध को रखा गया सरकार के सामने और उसको क्या है पारित किया गया, ठीक है, उसको सरकार तक पहुंचाया गया, अपनी बात को रखी गई और ये बताया गया कि ऐसा होना चाहिए। कारखानों को बंद होने से घोर अशांति। अब देखिए क्या अशांति हो सकती है
शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों को बंद हो जाने से क्या होगा, एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। वो क्यों ले सकता है? क्योंकि कारखानों से बहुत से लोगों की रोजी रोटी चल रही है, बहुत से लोग कारखानों में काम करते हैं। जब वो कारखाने बंद हो जाएंगे तो उनके वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो समस्याएं बढ़ी ना। सोमवार को 1000 कारखाना मालिक और कामगार कारखाना बंद कर अपना बड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वो आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों और मजदूरों ने कारखानों को बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया। यानी उन्होंने बताया कि 1 दिन ये शहर बंद रहेगा। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वो हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये क्या था? ये एक विरोधाभास, एक पत्र कहा जा सकता है कि किस तरह से हम अपनी बात को रखते हैं और समाज में जो परेशानियां आ रही हैं, जो प्रदूषण फैल रहे हैं या जो भी परेशानियां हैं, समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये किसने पहुंचाया? ये नागरिकों ने पहुंचाया। तो नागरिक, इसीलिए कहा जाता है कि नागरिक जो हैं वो जनसंचार माध्यम के केंद्र हैं। ठीक है, जनसंचार माध्यम एक तरह के जनसंचार माध्यम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि सरकार का उन पर नियंत्रण, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वही होगा। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक था, आपातकाल का समय। ठीक है, तो सरकार फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वो संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहे, यानी वो सही तरीके से विवरण नहीं दे सके। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना उनके हित में होता है। ठीक है, संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। किन लोगों के? यानी जो कई बार विवरण देते हैं उनके पक्ष में। ठीक है, जो संचार माध्यमों पर क्या करते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। ठीक है, यानी संचार माध्यमों के विषय में जो शोध करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है, ये जो समाचार पत्र है वो संतुलित विवरण नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? इसके लिए कि संचार माध्यमों के विषय में जो शोध करने वाले लोगों का कहना ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का क्या है, नियंत्रण है, रोक लगाया गया है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना उनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता है और उनके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण ही
उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। ठीक है, क्यों नहीं समझा जाता है? क्योंकि व्यापार के माध्यम से है ना, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण हो जाता है। कहाँ कहाँ पर व्यापार किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा, तो इस पर नियंत्रण होता है। इस वजह से इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। जो भी विवरण हम देते हैं संचार माध्यम के लिए वो काफी रुचिकर हो जाएगा। और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किन माध्यमों पर हमें ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, है ना। किन घटनाओं पर हमें ध्यान देना है, किन घटनाओं पर हमें ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीजें। उदाहरण के लिए देते हैं कि आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण हो, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई अभिनेता है वो आपके स्कूल में आ रहा है, तो संचार माध्यमों की रुचि उसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। क्या होगा, वो तब संचार माध्यम यानी कि पत्रकार जो होगा वो अपने समाचार पत्र में ये लिखेगा कि फला विद्यालय में फला क्या होगा, अभिनेता आने वाले हैं। तो क्या होगा, वो जो संचार है वो क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। तो लोग जब ये चीज सुनेंगे कि फला जगह अभिनेता आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। तो इस तरह से अपने बातों को बनाना चाहिए और संचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं ये सारी चीजें। हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। ठीक है, मसौदा यानी एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया था। संचार माध्यमों के माध्यम से पता चला था कि कीटनाशक ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। देखिए बच्चों, ये कोला क्या है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, कोको कोला, तो उसकी बात कर रहा है कि उसमें बहुत सारे कीटनाशक पदार्थ हैं। तो वो बीच में न्यूज में भी आया था कि उसमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उसको पीने से लोग मर रहे हैं। तो ठंडा पीना सेहत के लिए हानि, खासकर कोको कोला की बात की गई थी। तो वही बता रहा है कि उसमें निडरता पूर्वक घोषणा की गई कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। इस तरह से संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता, है ना। यानी अगर वो रिपोर्ट नहीं निकालता तो कैसे पता चलता कि वो नुकसानदेह है या नहीं है लोगों के लिए। ठीक, तो ये एक संचार के माध्यम से ही पता चला।
कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और वही घटना का कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, आज भी है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। सही बात है ना? यानी पानी की कहीं व्यवस्थाएं नहीं है या कमी है तो इसके बारे में जल्दी सुनने में नहीं आता है और लोग अपनी व्यवस्थाएं करते रहते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा भी समाचार पत्र में होता है कि कहीं कहीं बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं लेकिन वो पत्र में नहीं आ पाती हैं, लेकिन वो चीज भले आ जाती है जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो थोड़ा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जो मोटे शब्दों में लिखा है कि संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है। वो तो एक आपका व्यवसाय हो गया कि आपने उसके बारे में सुना और आपको भी अगर उत्सुकता हुई कि हम भी फैशन डिजाइनिंग करें तो वो एक अलग का मसला है। लेकिन जो मेन चीजें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जहां पर नागरिकता की बात आती है कि लोग कितने परेशान हैं, ये सारी चीजें जब हम समाचार पत्र में देते हैं या टेलीविजन के माध्यम से सुनने में आता है तो उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए और वो सारी समस्याएं सरकार तक पहुंचानी चाहिए, है ना? तो क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया था? ऐसा है तो वही एक एग्जाम्पल ले लीजिए झोपड़पट्टियों की बात। ठीक है, देखिए, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कार्यों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। होता है ना कि जब हम समाचार पत्र में जो सरकार का आदेश होता है वो सारी चीजें या टीवी के माध्यम से हमें ये पता चलती है कि गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है, तो उसके माध्यम से ही हमें नतीजे मिलते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और किस तरह वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कोई सरकार या यदि किसी सरकार किसी की सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यदि सरकार किसी की घटना को रोकती है कि किसी राज्य में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो गई हैं, अब वो घटनाएं आपको नहीं करना है, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है कि उस घटनाओं को रोक सकती है कि उसको समाचार पत्रों के माध्यम से या लोगों तक ना फैलाई जाए वो सारी बातें, तो उसको कहते हैं सेंसरशिप। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। यानी संचार के माध्यम से हमें ये तथ्य कंप्लीट नहीं होता है कि जो पक्ष रखा गया है वो एक ही पक्ष सही है, जो पक्ष रखा है वो सही है, जब तक कि दोनों पक्ष का फैसला न सुन लिया जाए। हमें समाचार के विश्लेषण के निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी
आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। ये लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है? इसका दृष्टिकोण जोड़ दिया गया है और किसका दृष्टिकोण मतलब छोड़ दिया गया है, यानी किसकी बातों पर ध्यान दिया गया है और किसकी बातों को छोड़ दिया गया है। ये सारी चीजें हम किससे पूछने जाएंगे और कैसे पूछेंगे, है ना। तो किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, ये सारी बातें समझने को मिलेगी। ठीक है। स्थानीय संचार माध्यम, इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोग और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज उर्वरक के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। तो क्या बता रहा है ये कि ये जानकर कि संचार माध्यम छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध, वो क्या करते हैं कि साधारण लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई फसल उगाना है तो उसके बारे में हम अन्य किसानों से जानकारी ले लें, उसके बाद हम उस पर बीज और खाद का प्रयोग करते हुए हम फसल उगाएं। तो क्या हुआ, अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थिति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। यानी कैमरे के माध्यम से और एक फिल्म के माध्यम से वो जागरूकता करते हैं, नागरिकों को समझाते हैं कि इनसे भी हमें जो सूचनाएं हैं वो मिलती रह रही हैं कि समाज में कितने तरह के लोग हैं, किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरा उदाहरण जैसे मान लीजिए कि खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है। लहरिया एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में निकाला जाता है। हर 15 दिन में दलित महिलाओं द्वारा एक चित्रकूट निकाला जाता है, एक समाचार पत्र निकाला जाता है। ठीक है। तो स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित ये समाचार पत्र है जो दलितों से संबंधित है ना, दलितों से संबंधित है। उनके विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। तो इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य और स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। तो ये चीज़ है जो गांव में कोई भी महिलाएं हैं पत्र पढ़ रही हैं तो वो पत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जगहों पर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कहाँ की क्या स्थिति है, उसके बारे में रिपोर्ट लेती हैं, यानी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती हैं। तो बच्चों, कहा जा सकता है कि संचार माध्यम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हमको देश विदेश और विभिन्न प्रकार के जगहों पर क्या हो रहा है उसकी स्थिति का सही पता चलता है।